लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिस्कस किया था। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑडिटिंग से कितना डिफरेंस होता है, इन्वेस्टिगेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन का नेचर क्या होता है। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशन के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, मतलब किन किन ऑब्जेक्ट्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इसमें हम देखते हैं डिफरेंट पीपल हैव वेरिड ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन देयर बिहाफ। इन नेक्स्ट स्लाइड फॉलोइंग आर अ फ्यू इंटेंसेस, मतलब हर एक पर्सन जो है जो इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ एन इंटेंडिंग परचेजर। कोई पर्सन है जो किसी बिजनेस को परचेज करना चाहता है, तो वह उस बिजनेस का इन्वेस्टिगेशन करवाता है। अब वह उस बिजनेस का इन्वेस्टिगेशन करवाता है तो उसको उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वेस्टिगेटर को 3 बातों का ध्यान रखना होता है। उसमें है फर्स्ट है अर्निंग कैपेसिटी, व्यवसाय की उपार्जन शक्ति, सेकंड है परचेस कंसिडरेशन एंड थर्ड है अदर डिटेल्स ऑफ बिजनेस। अब जब कोई भी परचेजर है किसी बिजनेस को परचेस करना चाहता है तो वह उसकी सबसे ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी, जो उसकी उपार्जन शक्ति है, वह ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी कि बिजनेस कितना उसको अर्न करके देगा। तो उस चीज़ का सही ज्ञान उसको होने के लिए उसको सबसे पहले कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सही बना हुआ होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आधार पर ही वह देख सकता है कि बिजनेस की प्रॉफिट्स को चेक कर सकता है। तो जो है ना ऑडिटिंग के अंदर या जो अकाउंटिंग के अंदर जो उस बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ होगा वह उस इन्वेस्टिगेटर के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वह केवल उसी ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, 4-5 साल के जितने भी ईयर्स को वो इन्वेस्टिगेशन के लिए सेलेक्ट करता है उतने ईयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंपैरिजन करता है। तो उसको एक कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए ये 1 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी, तो वो उसको अपने हिसाब से तैयार करेगा। तो जब अनुसंधान करता है, जब अर्निंग कैपेसिटी का पता लगाना चाहता है तो उसको ये जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं उसको ये सारे काम करने पड़ेंगे। फर्स्ट है रीड्राफ्टिंग ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट को वापस बनाना। जो अनुसंधान करता है वो जितने भी समय का जितने भी टाइम के जो ना अकाउंट्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उन वर्षों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वो फिर इस तरह से बनाएगा जिससे कि वह आसानी से कंपैरिजन कर सके। सेल्स का परसेंटेज निकाल देगा जिससे कि वह उसको पता लग जाए कि सेल्स के साथ प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपेरेटिव बनाएगा ताकि हर एक साल का दूसरे साल से कंपैरिजन हो सके। सेकंड वह करेगा परसुएल ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स, मतलब कुछ विशेष मदे हैं जिनका वह अच्छे से स्टडी करेगा। जैसे कि फर्स्ट है टर्नओवर, सेल्स, जो सारे वर्ष हैं जितने भी उसने ईयर्स सेलेक्ट किए हैं उन वर्षों के जो सेल्स है उसका एक विवरण तैयार करेगा, तथा एक साल की वही कंपैरेटिव जो वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए करेगा ना, वैसे ही कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएगा जिससे कि एक साल की सेल्स की दूसरे साल की सेल्स से तुलना हो सके, कंपैरिजन हो सके। सेल्स में एक साल की सेल वो चेक करेगा कि एक साल की सेल्स के अंदर कोई एबनॉर्मल उतार चढ़ाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके कारणों की जांच करेगा। नेक्स्ट देखेगा कि ना सेल्स रिटर्न एंड जो डिस्काउंट है उनको सेल्स में से लेस किया हुआ है या नहीं है, नेट सेल्स को दिखाया हुआ है या क्या दिखाया हुआ है, ये चेक करेगा। सेल्स की जो अमाउंट्स हैं उसको चेक करने के लिए स्टॉक से चेक कर सकता है इन्वेस्टिगेटर। उसके अलावा वह ऑर्डर बुक होती है जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, सेल्स ऑर्डर बुक होती है, ऑर्डर बुक को चेक कर सकता है। गुड्स आउटवर्ड बुक, जब हम माल को भेजते हैं बाहर सेल करते हैं तो गुड्स आउटवर्ड बुक के अंदर एंट्री करते हैं, उसको चेक कर सकता है। और अदर्स जो भी बुक्स होती है उनमें उसमें अकाउंटिंग को वह चेक कर सकता है। और यह इन्वेस्टिगेटर का एक यह भी चेक करता है कि कहीं सेल्स को बढ़ाकर तो नहीं दिखाया हुआ है, प्रॉफिट्स को, कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए सेल्स को कृत्रिम तरीकों से तो नहीं बढ़ाया हुआ है।
नेक्स्ट देखेगा कि यदि स्टॉक का कंपनी के अंदर अकाउंटिंग नहीं की गई है तो उसको ज़्यादा सतर्कता के साथ जांच करनी पड़ेगी सेल्स की, कि उसको पता ही नहीं पड़ेगा कि कितना स्टॉक बिजनेस के अंदर है, कितना सेल्स कर रहा है, कितना ओपनिंग है, कितना क्लोजिंग है, उसको कोई आइडिया नहीं हो पाएगा अगर स्टॉक का अकाउंटिंग नहीं की हुई है। तो उसको ज़्यादा सावधानी से काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट वह देखेगा कि कहीं एक्सेप्शनल कोई असामान्य अनयूजुअल कोई प्रॉफिट्स अगर सेल्स को करने के दौरान किसी वर्ष के दौरान हुए हैं तो उनका विश्लेषण स्पेशली करना चाहिए कि यह क्यों हुए हैं, कोई क्या कंडीशंस हैं कि उसको ये अनएक्सेप्शनल मतलब अनयूजुअल प्रॉफिट्स हो गए हैं, ये चेक करेगा। फर्स्ट पॉइंट पर टर्नओवर चेक करेगा, टर्नओवर के अंदर जो मैंने आपको बातें बताई है उनको चेक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड चेक करेगा वह परचेज। परचेज के अंदर इन्वेस्टिगेटर देखेगा कि उस परचेज की कोई ऐसी मत तो नहीं लिखी हुई है, पुस्तकों में नहीं लिखी हुई है जिसका कि मतलब परचेज के अंदर कोई ऐसी मत तो नहीं है जिनको पुस्तकों में नहीं दिखाया हुआ है, कहीं कोई छूट तो नहीं गई है। और परचेज इनवॉइस तथा क्रेडिटर्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनसे चेक करना पड़ेगा ना परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वह चेक करेगा वेजेस। कंपनी की सभी तरह की जो वेजेस है वह उसमें P&L अकाउंट में इंक्लूड कई एक्सपेंसेस के अंदर लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट्स को बढ़ाकर दिखाने के लिए ना वेजेस की अमाउंट को कम दिखाया हुआ है। एंड यह चेक करना पड़ेगा कि जो वेजेस है उसके खर्च में किसी वर्ष अचानक ही कहीं वृद्धि तो नहीं हो गई है या फिर किसी वर्ष अचानक ही कोई कमी तो नहीं हो गई है। उस कंपैरिजन करना पड़ेगा ईयर टू ईयर। अगर ऐसा हुआ है तो उस इन्वेस्टिगेटर को उसके कारणों का पता लगाना पड़ेगा। वेजेस के अंदर वह इसे चेक करेगा। नेक्स्ट वह चेक करेगा स्टॉक। कंपनी का जो स्टॉक होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। प्रत्येक वर्ष के अंत में स्टॉक के संबंध में परीक्षण जांच करनी चाहिए, मतलब टेस्ट चेक करना पड़ेगा कि है ना जितना स्टॉक ओपनिंग उस साल में क्लोजिंग में है, नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग में है या नहीं है। एंड यह चेक करना कि हर वर्ष स्टॉक का जो वैल्यूएशन है उसके लिए एक ही मेथड फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। ऐसा तो नहीं है कि किसी वर्ष मार्केट प्राइस पे दिखाया हुआ है, किसी वर्ष कॉस्ट प्राइस पे दिखाया हुआ है, ऐसा तो नहीं है, यह चेक करना पड़ेगा। और किसी वर्ष के अंत में स्टॉक की रकम पिछले वर्षों की अपेक्षा कहीं अधिक तो नहीं है, और यदि अधिक है तो इसका कारण क्या है। इसका कारण यह तो नहीं है कि व्यापार में वृद्धि हुई है या फिर ऐसा तो नहीं कि स्टॉक के मूल्यों में वृद्धि हुई है, और क्या कारण है कि बिना स्टॉक का मूल्य बढ़ा है। इसके कारणों का विशेष जांच करनी पड़ेगी। और जो स्टॉक है ओपनिंग, क्लोजिंग, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, सभी तरह के स्टॉक की पिछले वर्षों से तुलना करनी पड़ेगी। तुलना करेगा इन्वेस्टिगेटर कि उनके अगर एबनॉर्मल चेंजेस आ रहे हैं तो उसके कारणों का पता लगाएगा। और इन्वेस्टिगेटर चेक करेगा कि कहीं स्क्रैप जो स्टॉक होता है, जो बेकार माल होता है, उसको मेन स्टॉक के अंदर तो शामिल नहीं कर लिया गया है स्टॉक के मूल्य को बढ़ाकर दिखाने के लिए। अब जब स्टॉक को चेक कर लेता है, इन सब स्पेसिफिक आइटम्स को चेक करने के बाद इन्वेस्टिगेटर इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसके बिना उसकी मदों को चेक करता है। जो ना उसके अंदर जो एक्सपेंसेस दिखाए हुए हैं उनको कहीं कम करके तो नहीं दिखाया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि वेजेस है, वेजेस को कम कर दिया ताकि प्रॉफिट बढ़ के दिख जाए। एक्सपेंसेस हैं उनको कम कर दिया, कम मतलब जो एक्चुअल में है उससे कम अमाउंट में दिखाया हुआ है। अब और जो ना चेकिंग जो अकाउंटिंग के बाद अगर कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है तो उसका वेरिफिकेशन कैसे किया गया है, उसका प्रमाणन क्या है, ये सब चेक करना उसका ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है इन्वेस्टिगेटर की। अब लाभों जो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उनको बढ़ाकर दिखाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि संपत्ति के मूल्य ह्रास के लिए तथा डूबत ऋण, संपत्ति के जो डेप्रिसिएशन है तथा बेड डेप्स है उसके संबंध में ना प्रोविजंस को बनाना ही नहीं, या तो बनाना ही नहीं या फिर कम करके बनाना। जितनी उसमें प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट थी उससे कम प्रोविज़न बनाना। और जो व्यवसाय के जो आवश्यक खर्चे हैं जो कि उनको करना बहुत ज़रूरी है, उन खर्चों को अगले आने वाले वर्षों के लिए स्थगित कर देना।
या फिर व्यापारिक दायित्व, जो बिजनेस के जो खर्चे हैं उनको पर्सनल पूंजी अपने पर्सनल खर्चों से पे कर देना तथा व्यवसायिक दायित्व में दिखा देना, ताकि जिससे कि लाभों को बढ़ाकर दिखाया जा सके। ये सब काम करके कोई भी बिजनेसमैन है वो लाभों को बढ़ाकर दिखा सकता है, जिससे कि ना उनके शेयर्स बढ़ते हैं और गुडविल अच्छी बनी रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसके लिए उसको ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसके ना उसका एग्जामिनेशन अच्छे से करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर नेसेसरी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड जो कंपनी का जो लाभ हानि खाता है उसके अंदर जो अनुसंधान करता है, जो रिपोर्ट देता है, उसका उद्देश्य क्रेता को क्या सूचना देना होता है, जो परचेजर है उसको क्या सूचना देना होता है कि व्यवसाय में पिछले वर्षों में कितनी प्रगति की है, कितनी उसने अचीवमेंट से कितनी प्रोग्रेस की है, तथा जिसके आधार पर यह बताना है कि आगे भविष्य में बिजनेस कितनी प्रगति करेगा, उसका अनुमान लगाना एक एस्टिमेट होता है। अब प्रॉफिट हर ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, ऐसी अमाउंट भी इंक्लूड रहती है जो कि एबनॉर्मल होती है, जैसे कि प्रॉफिट्स के अंदर किसी एसिड्स को बेचने पर अगर हमको प्रॉफिट हुआ है तो वह एबनॉर्मल है, अनयूजुअल है, वो हर साल तो होती नहीं है। नेक्स्ट अगर हो सकता है कि हमको ऐसा कोई प्रॉफिट अचानक किसी वर्ष हो गया हो, या फिर कैपिटल लॉस अगर हमको हो गया है किसी संपत्ति को बेचने पर, वो हमने तो ऐसे जो कोई एबनॉर्मल जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं उनको प्रॉफिट में से ऐड और लेस करना पड़ेगा, ताकि हम उसको उस प्रॉफिट को उस कंडीशन में ले आए कि हम उससे आगे के लिए पूर्वानुमान लगा सकें। तो जैसे कि हम उसमें अपने जो प्रॉफिट आएगा, जो किसी वर्ष का प्रॉफिट होगा, उसके अंदर हम उन खर्चों को जोड़ सकते हैं, जैसे कि जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि पूंजीगत हानियाँ और आग से हानि, लॉस फ्रॉम फायर, जैसे कि बेड डेप्स एंड जो डेप्रिसिएशन है उनके लिए आयोजन, लोन एवं ओवरड्राफ्ट है उस पर जो इंटरेस्ट है उसको हमको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अगर ऐसी कोई मदें हमने उसमें से लेस करनी पड़ेंगी, जैसे कि उन संपत्तियों की आमदनी जो विक्रेता द्वारा नहीं खरीदी जा रही है, जो नेक्स्ट हम करेंगे अपवादजनक लाभ, स्थायी संपत्तियों को बेचने से लाभ, जो मैंने बताया जो ना एबनॉर्मल प्रॉफिट है, जो अनयूजुअल है कि किसी वर्ष हम किसी संपत्ति को बेच रहे हैं तो उसको बेचने पर हमको लाभ हुआ है, उसको हमको लेस करना पड़ेगा। पूंजीगत लाभ हुआ है, जैसे कि पूंजीगत लाभ हुआ है, स्थायी संपत्ति एवं डूबत ऋण पर पर्याप्त मूल्यह्रास नहीं किया गया है, उसकी राशि, ये सब चीज़ों को एडलेस करने के बाद हम जो प्रॉफिट आएगा उसको बेस मानेंगे अर्निंग कैपेसिटी के लिए। एडजस्टमेंट हमको करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, परचेस कंसिडरेशन। जो बिजनेस का अब हम जो परचेजर है वो ये निकालेगा कि उसको किसी बिजनेस को खरीदने के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, परचेस कंसिडरेशन। तो हम इसमें देखते हैं व्यवसाय के चिट्ठे के आधार पर क्रय मूल्य का निर्धारण किया जाता है। चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की मदों का निम्नांकित प्रकार से अनुसंधान किया जाना चाहिए। अब जो बैलेंस शीट सारे जितने ईयर्स को हमने इंक्लूड किया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन सब के लिए ना बैलेंस शीट को कॉलम फॉर्म में बना लेना है, फिर हमको ये चेक करना है कि कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में तो नहीं दिखाया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल में तो नहीं दिखाया हुआ है, और जो कंपनी के जो फिक्स एसेट्स हैं और जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन किसी स्पेशलाइज पर्सन से करवाना चाहिए, जिसको कि इन चीज़ों का अच्छे से नॉलेज हो, और जो क्रेडिटर्स और डेटर्स हैं जो क्रेता द्वारा लिए जाएंगे, जो परचेजर है उसके द्वारा लिए जाएंगे, उनकी अच्छे से जांच करनी चाहिए। क्रेडिटर्स और डेटर्स एक्चुअल में विद्यमान है या नहीं है, एग्जिस्ट है या नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि उनको भी दिखाया हुआ है आर्टिफिशियली, इनको चेक करना चाहिए। अब नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा गुडविल। जो गुडविल की रकम मांगी जा रही है, जो परचेजर से जो गुडविल की रकम मांगी जा रही है
वह उचित है या नहीं है, पर्याप्त है या नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि उससे जितनी रीजनेबल अमाउंट की गुडविल की अमाउंट नहीं मांगी जा रही है, ज़्यादा मांगी जा रही है। और यह भी देखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटर को कि जो गुडविल है जो विक्रेता की व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर उस बिजनेस की गुडविल है या फिर उस बिजनेस की पर्टिकुलर गुडविल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पर्सन की गुडविल है उस वजह से बिजनेस अच्छा चल रहा है, या फिर उस बिजनेस की गुडविल है, यह चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट यह देखना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद अदर डिटेल्स को भी, उस बिजनेस के बारे में जो अदर डिटेल्स अदर इन्फॉर्मेशन है उनको इन्वेस्टिगेटर चेक करेगा। कि इन्वेस्टिगेटर फर्स्टली यह चेक करना चाहेगा उस बिजनेस के अंदर कि व्हाट द रीज़न ऑफ सेलिंग द बिजनेस बाय द वेंडर। जो सेलर है उस बिजनेस को सेल कर रहा है, उसका रीज़न क्या है, वो उस बिजनेस को क्यों सेल करना चाहता है, क्यों बेचना चाहता है, उसका वो पता लगाएगा कि उसके कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में वह बिजनेस लाभप्रद नहीं रहेगा, प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, इसलिए वो बेचना चाह रहा है। ऐसा हो सकता है कि उस जहाँ पर वो बिजनेस है उसके आसपास उसके कॉम्पिटिटर आ गए हैं, तो उसका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, तो वह भविष्य में वह अच्छे से नहीं चलेगा, इसलिए वह बेचना चाह रहा हो। इसका पता लगाना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटर को, और इसके लिए उससे बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यह चेक करना कि व्यवसाय की सफलता क्या व्यवसाय के वर्तमान मालिक पर निर्भर है। कि ऐसा तो नहीं कि उसकी गुडविल है इसीलिए वो बिजनेस अच्छे से चल रहा है, व्यक्ति विशेष के आधार पर बिजनेस चल रहा है या फिर बिजनेस अपने आधार पर चल रहा है, यह भी चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा द एम्प्लॉयज ऑफ बिजनेस वेदर दे शेल कंटिन्यू टू वर्क विथ द परचेजर और नॉट। इफ दे वॉन्ट वर्क देन इट्स इफेक्ट ऑन द बिजनेस। मतलब जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, क्या वह कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं क्या वह आगे उस बिजनेसमैन जो परचेजर है उनको परचेज कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस परचेजर के साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर वह कार्य नहीं करते हैं उस परचेजर के साथ तो उसका इफेक्ट बिजनेस पर पड़ेगा क्या, यह चेक करना पड़ेगा। और यह चेक करना कि जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए द रनिंग बिजनेस रिक्वायर्ड स्पेशल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टीज। इफ यस द परचेजर फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। जो रनिंग बिजनेस जो भी चल रहा है उसको चलाने के लिए किसी स्पेशल क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं रहेगी, और अगर रहेगी तो क्या जो परचेजर है जो बिजनेस को परचेज कर रहा है वह उन क्वालिफिकेशन को रखता है या नहीं रखता है, यह भी चेक करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटर को। तो इन्वेस्टिगेटर फर्स्टली इन 3 चीज़ों को चेक करेगा। अर्निंग कैपेसिटी व्यवसाय की उपार्जन क्षमता, परचेस कंसिडरेशन क्रय मूल्य एंड अदर डिटेल्स ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय के बारे में अदर इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट वह चेक करेगा। नेक्स्ट जब इन्वेस्टिगेटर इन सब चीज़ों को चेक कर लेता है उसके बाद वह एक रिपोर्ट बना कर देता है। रिपोर्टिंग बाय द इन्वेस्टिगेटर, अनुसंधानकर्ता द्वारा रिपोर्ट देना। रिपोर्ट में अब वह किन किन बातों को लिखेगा। फर्स्ट है रिपोर्ट मस्ट बी क्लियर, रिपोर्ट क्लियर कट होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है द पीरियड कवर्ड अंडर द इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी मेंशन, मतलब जो जिस टाइम के लिए वह कर रहा है इन्वेस्टिगेशन उस पीरियड को उसको जरूर उस रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। अब जो इन्वेस्टिगेटर है वह इन्फॉर्मेशन ओनली फिगर्स में ना दे कि उसने इस साल में इतने प्रॉफिट्स बढ़े हैं, इतने % प्रॉफिट घटे हैं या सेल में कमी आई है, वृद्धि हुई है, बस ओनली फिगर्स में ना दे। उसके साथ वह कंक्लूजन भी दे कि उसकी राय उसके आधार पर उसको क्या लगता है कि बिजनेस को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर नेक्स्ट है अगर उस बिजनेस के अंदर कोई एसेट्स लीज पर है तो उस लीज पीरियड को मेंशन करना चाहिए उस रिपोर्ट के अंदर। तो इन्वेस्टिगेटर जब चेक करेगा तो उसको इन सब बातों का पता लगेगा और वो इन सब बातों को अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिमेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। मतलब एक इन्वेस्टिगेटर जब कोई पर्सन किसी बिजनेस को परचेस करना चाहता है तो वह इन्वेस्टिगेशन करवाता है। अब जो इन्वेस्टिगेटर है जो रिपोर्ट बनाकर देगा उस रिपोर्ट का परफॉर्मा क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। स्पेसिमेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। देखो अब इस रिपोर्ट के अंदर फर्स्ट जिस बंदे के लिए वो काम कर रहा है
उसका नाम आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कितने साल के लिए वो इंक्लूड कर रहा है। आई कंप्लाइंस ऑफ योर ऑर्डर, यू वी हैव इन्वेस्टिगेटेड द अकाउंट्स ऑफ मिस MS हरी ब्रदर्स, चांदनी चौक, दिल्ली फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। अब 3 years के लिए वह इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि वह देखो ये लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू काउंसिल द यू विथ वेदर यू शुड परचेज द बिजनेस और नॉट, मतलब उसको बिजनेस को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए वह इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। अब देखो उसने क्या किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया है अपनी फाइंडिंग्स के अंदर, अर्निंग कैपेसिटी, परचेस कंसिडरेशन, अदर इन्फॉर्मेशन। अब अर्निंग कैपेसिटी के अंदर वो क्या क्या बता रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उसने एग्जामिन किया और उसके बाद उसने ये इन कंक्लूजन्स पे पहुंचा है। फर्स्ट है सेल्स, सेल्स हैव बीन डिक्लाइन ईयर आफ्टर ईयर, मतलब हर साल सेल्स घट रही है। और जो सेल्स को घटने का कारण क्या है, क्योंकि उस बिजनेस के आसपास दो और उसके कंपटीटर आ गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है द स्टॉक के बारे में, द काउंटिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट रिलायबल, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक का जो मूल्यांकन किया गया है वो रिलायबल नहीं है। जो इस क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन है वो एस्टिमेट्स के आधार पर किया है, एक्चुअल उसका डेटा नहीं है। नेक्स्ट है ग्रोस प्रॉफिट, डूइंग द 3 years अंडर द रिव्यू द परसेंटेज ऑफ ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स हैव बीन 23, 21 एंड 30 सिंस द अमाउंट ऑफ सेल्स हैज गॉन, मतलब सेल्स का अमाउंट गिर रहा है फिर भी 3rd year में ग्रोस प्रॉफिट एकदम से बढ़कर आ गया। तो द इंक्रीज ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्रोस प्रॉफिट इन द लास्ट ईयर इज डाउटफुल इन आवर ओपिनियन, इट्स रीजन इज द फिक्टिशियस इनहेचमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक की वैल्यू को कृत्रिम तरीकों से बढ़ाकर दिखाया हुआ है जिसकी वजह से ग्रोस प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। फिर एक्सपेंसेस को चेक करेगा, एक्सपेंसेस को चेक किया उसने। अब एक्सपेंसेस के अंदर भी उसको क्या लगा है उसको एक्सपेंसेस के अंदर, इफ द स्टॉक एंड परमानेंट एसेट्स हैड बीन प्रॉपरली वैल्यूड एंड एडुकेट प्रोविजंस मेड फॉर द पॉसिबल बैड डेब्ट्स, द ग्रोस प्रॉफिट वुड हैव 1,50,000 ओनली, which would be 10% of the capital invested in the business. In our opinion, the gross return is very little on the capital invested in the business, मतलब जो रिटर्न है उसके इन्वेस्टमेंट्स का वह बहुत कम है। ये चेक किया उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है परचेस कंसिडरेशन, क्या है इसके अंदर, द प्राइस डिमांडेड फॉर द बिल्डिंग सीम्स टू बी रीजनेबल, मतलब उस बिल्डिंग के लिए जो पैसा मांगा है वो तो रीजनेबल है, बट फर्नीचर एंड fixtures don't seem to carry value more than 30,000, the period of stock is highly, the value is average amount, मतलब परचेस कंसिडरेशन के लिए भी उसने इसमें इंफॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट वो अदर इंफॉर्मेशन, श्री अशोक द मैनेजर ऑफ द कंसर्न इज get to the work under another employer if the business is purchased by others, he would prefer to start a similar business independently, keeping in view all this fact our opinion is that is would not be profitable to your purchase, मतलब इस बिजनेस को परचेस करना उस परचेजर के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेटर बोल रहा है कि आपको इस बिजनेस को परचेस करना प्रॉफिटेबल नहीं है उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग, जो उसने चेक किया है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद वह नीचे अपने साइन कर देता है। ये होती है एक इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट। ठीक है, ये होता है किसी चालू व्यवसाय को अगर कोई परचेजर खरीदना चाहता है, परचेस करना चाहता है, तो वह इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इस प्रोसेस को फॉलो करके पता लगा सकता है कि उसको इस बिजनेस को परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है इन्वेस्टिगेशन का। नेक्स्ट होता है ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर एंटरिंग इन द फर्म, किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, सेकंड ये ऑब्जेक्ट है, किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई पार्टनर एंटर होना होता है तो वह एंटर होने से पहले इन्वेस्टिगेशन करवाता है। तो जब इन्वेस्टिगेशन करता है उस पार्टनर के बिहाफ पे, न्यू पार्टनर के बिहाफ पे, तो वह किन किन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखता है। फर्स्ट है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, कंडीशन ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म,
द शेयर आस्क फॉर कैपिटल एंड गुडविल फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इनकमिंग पार्टनर एंड अदर इन्फॉर्मेशंस। अब ये पॉइंट्स हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।